हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 जो कक्षा 7 के लिए है। इसमें हम करेंगे अध्याय 1 जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता है। देखिएगा, हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें क्या बताया गया है? इसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। पक्षी अपनी व्यथा को इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो क्या क्या पसंद करते हैं और क्या क्या नापसंद करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पक्षी क्या बोलते, कवि पक्षियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है कि पक्षी जो पंछी हैं वो कहाँ उड़ना चाहते हैं? उन्मुक्त गगन में, मतलब खुले आकाश में वे उड़ना चाहते हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे मतलब जो पिंजरे में बंद रहकर वो अच्छे से मीठे स्वर में नहीं गा पाएंगे। जैसे कि वो खुले आकाश में खुशी से झूमते गाते रहते हैं और उड़ते रहते हैं, वैसे वो पिंजरे में बंद होकर नहीं कर पाएंगे, नहीं गा पाएंगे। ठीक है, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मतलब सोने की, तिलियां मतलब जो पिंजरे की जो दीवारें हैं उनसे टकराकर उनके जो पुलकित पंख मतलब जिन पंखों से वो उड़ते हैं, ठीक है, वो पंख क्या हो जाएंगे? वो टूट जाएंगे। ठीक है, वो पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते। ठीक है, आगे देखिएगा, हम बहता जल पीने वाले, हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? इसमें कवि पक्षी के माध्यम से बताना चाहता है कि हम बहता जल पीने वाले हैं, हम नदी का बहता हुआ जल पीना हमें अच्छा लगता है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम ऐसे पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, हमें पिंजरे में बंद रहना अच्छा नहीं लगता। कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी यहाँ पे अपनी व्यथा को बताते हुए कहते हैं कि हमें ये जो सोने की कटोरी में जो मैदा रखी हुई है उससे हमें कहीं भली है, कहीं अच्छी, कहीं ज्यादा अच्छी लगती है कड़वी। कटुक मतलब कड़वी, निंबोरी मतलब नीम का जो फल होता है वो हमें इनसे कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पे पंछी जो है अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमें पिंजरे में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम नदियों का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, हमें वो बहता हुआ जल पीना बहुत अच्छा लगता है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निंबोड़ी, कटुक निंबोड़ी मतलब जो कटुक मतलब कड़वी, निंबोरी मतलब नीम का जो फल होता है उसको निंबोरी बोलते हैं। कनक कटोरी की मैदा से, कनक मतलब सोने की कटोरी में जो मैदा रखी हुई है उससे कहीं ज्यादा अच्छी हमें क्या लगती है? वो कड़वी नीम का फल लगता है, नीम की निंबोरी हमें कहीं ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, आगे देखिएगा, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपने गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण मतलब सोने के, श्रृंखला मतलब बंधन में, जो वो पिंजरा है उसके बारे में यहाँ पर बताया है पक्षियों के माध्यम से कवि ने कि जो पक्षी हैं वो क्या भूल गए हैं? अपनी उड़ान भूल गए हैं। उसमें पिंजरे में बंद रहकर पक्षी अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं त्रु की फुनगी पर के झूले। अब तो सिर्फ वो क्या देख रहे हैं पिंजरे में बंद होकर? जो वृक्षों पर, जो उनकी वृक्षों की डालियों पर जब वो बैठकर झूमते थे, झूलते थे, गाते थे, वो बस अब उनके सपनों में ही रह गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में? एक बार फिर से देखिएगा, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं त्रु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में कवि पक्षियों के माध्यम से बताना चाह रहा है कि जो सोने के जो पिंजरे हैं उनमें बंद कर, उनमें मतलब कैद होकर वे अपनी गति और अपनी उड़ान सब
भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब वो सिर्फ सपनों में ही वृक्षों पर जो वृक्षों की डालियों पर बैठकर जो वो झूलते थे, झूमते थे, मीठे मीठे स्वर में गाते थे, वो सब क्या हो गया, अब वो सिर्फ सपनों में ही हम देख सकते हैं। मतलब अब वास्तविकता में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखिएगा। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर क्या अरमान, मतलब उनके अरमान, उनकी इच्छा। ठीक है, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। हमें आकाश में उड़ना बहुत पसंद है। यहाँ पे पक्षी के माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहे हैं कि पक्षियों जो पंछी है उनको आकाश में उड़ना, खुले आकाश में उड़ना बहुत अच्छा लगता है। नीले नभ की सीमा पाने, और वो इतनी ऊंचाई तक उड़ जाना चाहते हैं कि नीले नभ की, नीले आकाश, जो नीला आकाश है उसकी सीमा वो पार कर जाना चाहते हैं। ठीक है, लाल किरण सी चोंच खोलकर, लाल किरण सी चोंच खोलकर मतलब जो उनकी लाल रंग की सूरज के जैसी, सूरज की किरण की जैसी जो उनकी लाल रंग की चोंच है, वो क्या कहते हैं, वो उस चोंच को खोलकर वो खुले आकाश में उड़ जाना चाहते हैं। चुगते तारक अनार के दाने, जो आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं उनको वो अनार की तरह, जो अनार के दाने खाते हैं ना, जिस प्रकार से दाना दाना चुग कर उस अनार को खाया जाता है, उसी प्रकार से उन तारों को वो चुगना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, मतलब वो सीमा को लांग जाना चाहते हैं। वो जो आकाश की जो सीमा है उसको वो लांग जाना चाहते हैं। क्षितिज मतलब जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्षितिज बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करना चाहते हैं, वो उसको भी पार कर जाना चाहते हैं, मतलब वो वहां तक पहुंच जाना चाहते हैं जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। मतलब इन पंखों की होड़ा होड़ी में, मतलब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ा होड़ी में, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के साथ उड़ने की होड़ा होड़ी में वो क्या करते, वो उस आकाश की सीमा को भी लांग जाते। जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उस क्षितिज तक वो पहुंच जाना चाहते थे। ठीक है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता मतलब हम क्षितिज तक पहुंच जाते, या फिर तंती सांसों की डोरी, या फिर हम अपने प्राणों को त्याग देते। ठीक है, यानी कि हम मर जाते, वहां पर अपने प्राण छोड़ देते। ठीक है, आया समझ में आपको? आगे देखिएगा। नीड न दो चाहे टहनी का, चाहे हमें वृक्षों की टहनी का घोंसला मत बनाने दो। नीड न दो मतलब रहने के लिए हमें घोंसला मत बनाने दो। आश्रय छिन भिन कर डालो, हमारा जो आश्रय है जहां पर हम रहते हैं उसको भी छिन भिन कर डालो। ठीक है, उसको भी तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन जो ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं उनको तो मत, उनको तो हमें उनके माध्यम से तो हमें उड़ने दो। हमें अब एक पिंजरे में कैद करके मत रखो। आकुल उड़ान में विघन न डालो। जो हमारा अधिकार है उड़ने का, उस अधिकार में आप विघन, आप बाधा मत डालो। हमें खुले आकाश में उड़ने दो। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से देखिएगा। नेड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। नीड न दो चाहे टहनी का मतलब हमें चाहे वृक्षों की टहनी पर तुम घोंसला मत बनाने दो, हमारे जहां पर हम रहते हैं उस आश्रय को, हमारे को छिन भिन कर दो, उसको तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन मत डालो। मतलब ईश्वर ने जो हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, उस उड़ान में आप हमारी बाधा मत बनो, अर्थात हमें पिंजरे में बंद मत रखो। ठीक है, आपको ये मेरी कविता कैसी लगी? मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे करते हैं इसका अभ्यास कार्य। देखिएगा अभ्यास कार्य इसका। अभ्यास कार्य में कविता से प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते?
हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? देखिएगा इसका उत्तर। हर प्रकार की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें उड़ने की आजादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निम्बोड़ी जो निम्बोरियां होती हैं, मतलब जो नीम का फल होता है, उनको खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद करते हैं। यही कारण है कि हम तरह तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 2। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? देखिएगा, उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र रहकर, उन्मुक्त रहकर मतलब खुलकर, मतलब आजाद रहकर। उन्मुक्त का अर्थ समझ में आ गया आपको? उन्मुक्त मतलब आजाद रहकर। ठीक है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। कौन कौन सी इच्छाएं हैं? देखिएगा, नंबर 1, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निम्बोड़ियां खाना चाहते हैं, पेड़ की सब ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं, वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका भाव स्पष्ट करना है। देखिएगा, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती, मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता, अर्थात मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इसमें क्या बताया है, इसका भावार्थ क्या है कि इन पंक्तियों में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती, मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता, अर्थात मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, कविता से आगे। अब हम कविता से आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, कई लोग पक्षी पालते हैं, कई लोग पक्षी पालते हैं। नंबर 1 देखिएगा, इसमें पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। इसमें देखिएगा इसका उत्तर एक बार, हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है, उचित नहीं है। इसमें हम उनकी आजादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं, सपनों और अरमानों पर पाबंदी लगा देते हैं। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है, उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए, उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है, मतलब खुशी मिलती है। ठीक है, आगे देखिएगा, ख भाग देखिएगा इसका, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है? लिखिएगा, इसमें लिखना है हमें उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती है। क्या आपकी जानकारी में किसी ने पक्षी पाला है? तो उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ख भाग देखिएगा, इसका उत्तर है, हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर वह पड़ोसी उसे मेले से खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे, प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे, एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। इसके अलावा तोते को मौसमी फल और मिर्च भी खाने को दिया जाता था। मेरा पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था, मतलब उसको पिंजरे में बंद रहना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा कविता से आगे, पक्षियों को पिंजरे में बंद रहने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण पर
पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। देखिएगा उत्तर इसका, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आजादी का हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना, क्योंकि उनका स्वभाव क्या है, उड़ना है उनका स्वभाव, उनको पंख मिले हुए हैं उड़ने के लिए, ईश्वर ने उनको पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो उनकी प्रकृति क्या है, उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, उनकी स्वतंत्रता पर हम रोक लगा देते हैं, उनकी आजादी को हम रोक लेते हैं, मतलब उनको कैद करके पिंजरे में बंद कर देते हैं, जिससे उनकी आजादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी न हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे न हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। आपको समझ में आया कि पर्यावरण को संतुलित करने में पक्षियों का क्या योगदान है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं। यदि पक्षी न हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, वो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे न हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुमान और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली में देखिएगा दोबारा से, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर देखिएगा, यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए व बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करने चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। उत्तर देखिएगा, यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया है और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसलों में रखे अंडों से बच्चे न निकल जाएं और पक्षी उन्हें उड़ना न सिखा ले, तब तक घोंसलों को न छेड़ा जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करेंगे कि घोंसलों को यथावत रहने दें और न छेड़ें तथा उनका ध्यान रखें। ठीक है, आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। भाषा की बात अब हमारी शुरू हो गई, भाषा की बात जो बहुत जरूरी है। देखिएगा प्रश्न नंबर 1, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। ठीक है, हमें कविता से ढूंढना है। ठीक है, जैसे स्वर्ण श्रृंखला लिखी हुई है, वैसे ही हमें और भी 2-3 शब्द कविता से ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। कई पाठ देखिएगा, कनक तिल्लियां मतलब सोने की तिल्लियां। ठीक है, कटुक निम्बोरी मतलब कड़वी निम्बोरी। तारक अनार, तारक अनार मतलब तार के जैसे, मतलब सितारों जैसे अनार। ठीक है,
आगे देखिएगा, ये सब क्या है, ये सब गुणवाचक विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो जो गुण के रूप में विशेषता बताए, संज्ञा शब्दों की गुण के रूप में विशेषता बताए, उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण क्या होता है, गुणवाचक विशेषण का एक पार्ट है, एक भाग है। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, भूखे प्यासे। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। अब समास किसे कहते हैं, आपको समास का पता होगा, समास किसे कहते हैं और द्वंद्व समास किसे कहते हैं, बताइएगा। देखिएगा, भूखे प्यासे में क्या है, द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या, ये दो शब्द है, ये किससे जुड़े हुए हैं, ये बीच में जो डैश लगा हुआ है इससे जुड़े हुए हैं, भूखे प्यासे। जैसे माता पिता, जैसे भाई बहन, मोटा, जैसे मोटा पतला, छोटा बड़ा, इन सब के बीच में क्या लगेगा, इन सब के बीच में ये डैश लगेगा, तो इसमें क्या होगा, ये द्वंद्व समास होगा। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सामासिक चिन्ह कहते हैं। जो इन शब्दों के बीच में लगा हुआ होता है उन्हें सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, इससे हमें किसका संकेत मिलता है, और का संकेत मिलता है। ठीक है, जैसे भूखे प्यासे, क्या बन जाएगा, भूखे और प्यासे। ठीक है, इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। यहाँ पे हमें 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखने, देखिएगा, दाल रोटी, दाल और रोटी, अन्न जल, अन्न और जल, सुबह शाम, सुबह और शाम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, सुख दुख, सुख और दुख, तन मन, तन और मन, दिन रात, दिन और रात, दूध दही, दूध और दही, कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। ठीक है, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।